बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आवान और मेरे साथ मौजूद है अजीम राना। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, आपके दिन का आगाज़ भरपूर अंदाज में हुआ होगा। तो नाजरीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे हम मौसम के हवाले से। पहले आपको बताते हैं कि मुल्क भर में जो मौसम है वो गर्म होता जा रहा है और हीट वेव के खदशात हैं। और आजकल लाहौर में खासा टेम्परेचर शहर बानो हाय हाई है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा और मुख्तलिफ इलाकों में टेम्परेचर जो है फील्स वो लाइक 50 49। बिल्कुल एग्जैक्टली 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। और 21 से 27 मई के दौरान हीट वेव का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। और हीट वेव के पेश नज़र पंजाब भर में 25 मई से 31 मई तक 7 दिन के लिए तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स बंद कर दिए गए बहुत हैं। वेरी गुड डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि कराची में 21 से 27 मई के दरमियान होने वाले मैट्रिक के इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं और इंटर के इम्तहानात भी 27 मई तक मुलतवी कर दिए गए हैं। सक्खर में भी हीट वेव एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और ये बहुत अच्छा इकदाम किया गया। मासूम मासूम छोटे छोटे बच्चे झुलसते हुए इतनी सख्त गर्मी में स्कूल जाते थे, फिर स्कूल से वापस आते थे। पहले ये इकदाम किया गया कि इस सख्त गर्मी में बड़ों का भी दिल नहीं करता कि बाहर निकले, लेकिन अब ये है कि एक अच्छा इकदाम किया गया है। वालिदैन के लिए थोड़ा सा रिलीफ है, सुकून है, क्योंकि माँ बाप को जब खुद तो बर्दाश्त हो जाता है, अपने बच्चे के लिए गर्मी बर्दाश्त नहीं लेकिन साथ ही साथ आम शहरियों के लिए भी एडवाइजरी है कि इस हीट वेव के दौरान आप भी गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें बिल्कुल। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें ताकि आप हीट वेव के असरात से बच सकें। तो ये मौसम के हवाले से अपडेट है जी। और अब आपके साथ एक अफसोसनाक खबर शेयर करते हैं। आलमी मंजरनामे में जो तब्दीली हुई है उस हवाले से आपको ये बताते हैं कि ईरान के हवाले से खबर है। हेलीकॉप्टर हादसा जो है वो गुज़िश्ता रोज़ पेश आया और ईरानी सदर इब्राहिम राइसी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। हादसे में जाँ बहक तमाम अफराद की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। सदर इब्राहिम राइसी की मैयत को तेहरान लाया जाएगा और उन्हें आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सदर इब्राहिम राइसी के इंतकाल पर ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है और ईरानी नायब सदर मोहम्मद मुख्बर को आर्जी तौर पर सदारती जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। इस अफसोसनाक वाक़े पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की जानिब से भी ताज़ियत की गई है। तमाम सियासी शख्सियात की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म ने एक रोज़ा शोक का ऐलान भी किया है, मगर इस हादसे पर कई कयासराइयाँ भी सामने आ रही हैं और ये सवाल उठाया जा रहा है कि सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया और इससे निशाना बनाया गया। इन दोनों बातों की बात की जा रही है। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने ये कहा है कि हेलीकॉप्टर हादसे का जिम्मेदार अमरीका है और ये भी कहा कि इसमें इसराइल का किरदार भी खारिज उस इम्कान नहीं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली, जो कि माहिर हैं आलमी अमूर के। मोहम्मद अली साहब, ये आज जो कि आबाई जो उनकी शहर है मशहद, वहाँ पर इब्राहिम रईसी का जनाजा पढ़ा जाएगा, तदफीन भी वहीं पर होगी, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। देखें, एक पाकिस्तानी और एक मुसलमान की हैसियत से पाकिस्तान की पूरी कौम और क़यादत जो है इस वक्त ईरानी भाइयों के गम में बराबर की शरीक है और उनके साथ इजहार ताज़ियत करती है। कल आपको याद होगा कि पाकिस्तान का जो परचम भी था, जी वो एक दिन के लिए इस सोग में सरनिगू किया गया था। और जो इस बात का इजहार है कि हम इतने बड़े सानहे को बहुत अहमियत देते हैं और ईरानी कौम के गम में बराबर के शरीक हैं। जी। बिल्कुल। दूसरा जो इसका पहलू है, यकीनी अब जिस तरह कि आप जानती हैं कि जो इन्वेस्टिगेशंस और तहकीकात शुरू हो चुकी हैं ताकि इस हादसे की जो वजूहात हैं उनके हक़ाइक़ तक पहुँचा जा सके। और जिस तरह मैंने पहले गुज़ारिश की कि इसमें जो 2 पहलू हैं, उन पे बैक वक़्त गौर किया जा रहा है। जिस तरह आपने भी अपने इब्तिदाई कलमात में कहा, एक सेफ्टी का एस्पेक्ट है और दूसरा सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है। सेफ्टी से मुराद वो तमाम वजूहात, चाहे वो मौसम की खराबी हो, चाहे टेक्निकल प्रॉब्लम हो, चाहे पुअर विज़िबिलिटी हो, चाहे पायलट की सेहत को कोई मसला हो, ये तमाम मामलात जो है ये सेफ्टी के तहत देखे सही। जाते हैं। जबकि सिक्योरिटी का ताल्लुक जो है, वो अगर कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई है या कोई सबवर्जन है या कोई किसी भी नौइयत का अगर कोई हमला किया गया है, तो वो सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से देखा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ईरानी हुकाम जो हैं, इन तमाम पहलुओं पर नज़र रखे हुए हैं ताकि वो हक़ाइक़ पर पहुँच सकें और उसी के मुताबिक मैं तवक्को करता हूँ कि ईरानी हुकूमत का रद्द-ए-अमल और मुस्तक़बिल का लाहे-अमल भी
उन हकायक के पेश नज़र सामने आएगा। क्या लगता है कब तक ये वजूहात सामने आ जाएंगी? और अगर हम बाकी मुल्कों के रिएक्शंस देखें तो वो भी अफसुर्दा ही हैं। उनकी जानिब से भी हेल्प की बात की गई, मदद की बात की गई है। तो आप क्या समझते हैं कब तक ये चीज़ क्लियर होकर सामने आ जाएगी? देखिए, मैं एक 2 टेक्निकल हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ। ईरान के जो साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा हैं जवाद जी ज़रीफ़, जी। उन्होंने कल एक बयान में अमेरिका को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया, इस हुँ, एतबार से कि जो कि हेलीकॉप्टर था बेल 212, वो अमरीकी साख्त का हेलीकॉप्टर था, जिसमें ओके, ईरान के सदर सफ़र कर रहे थे, वज़ीर ख़ारिजा भी उसमें शामिल थे। अच्छा, आप जानते हैं कि ईरान पे पिछले 45 साल से सख्त टेक्निकल और माशी पाबंदियाँ लगी हुई हैं अमेरिका की जी, जानिब से। इसलिए उनके पास वो बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स और दूसरी सपोर्ट मैसर नहीं है, जो कि किसी भी तैयारे की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होती है। सही। तो बुनियादी तौर पे जवाद ज़रीफ साहब ने जो बात की उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि चूँकि रेगुलर जो सप्लाई है डिफरेंट पार्ट्स वग़ैरह की, वो अमरीकी साख्ता हेलीकॉप्टर के हवाले से ईरान को दस्तयाब नहीं है, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि कोई टेक्निकल खराबी पैदा हो गई हो। मैं समझता हूँ कि ईरानी हुकाम जो हैं, इस तरह के जो हादसात होते हैं, उसमें जो आलमी प्रोसीजर्स हैं और जी। जो मयार है, उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी के तमाम तर पहलुओं को मलहूज़ ख़ातिर रखा जाता है और मैं समझता हूँ कि अगले चंद हफ्तों में इनके हक़ाइक़ सामने आ जाएँगे। जी। और उसी के नतीजे में मैं तवक्को करता हूँ कि जो ईरान की हुकूमत है, वो अपना मौक़िफ़ या जो रद्द-ए-अमल है, उन हक़ाइक़ की बेसिस पे वज़ा करेगी जो कि इस इन्वेस्टिगेशन के जी, मुकम्मल बिल्कुल, होने के बाद इन्वेस्टिगेशन के सामने बाद आएँगी। सूरत-ए-हाल सामने आएगी। मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़ साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। आज तदफ़ीन की जाएगी सदर ईरान की। आप क्या कहेंगी इस हवाले से? जी आपने कल देखा होगा कि पाकिस्तान की लीडरशिप प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की तरफ से बड़ी क्लियरली हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से मैसेजेस ऑफ सिंपैथी ईरान के अवाम और हुकूमत के लिए आए हैं। और पाकिस्तान में इस मुश्किल घड़ी में ईरानी अवाम के जो गम है उसको उसमें शरीक है। और आज आप ये भी जानते हैं कि सही। प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन का शोक का भी ऐलान जी, किया जी। जी, है। जी। मुमताज़ तो साहिबा, पाकिस्तान सदर इब्राहिम रईसी चंद रोज़ पहले पाकिस्तान भी आए थे, पाकिस्तान का दौरा भी उन्होंने किया था। तो पाकिस्तान की जानिब से क्या कोई नुमाइंदा या फिर कोई हुकूमती शख्सियत जा रही है ईरान ताज़ियत के लिए? देखिए ये सारी चीजें अंडर प्लानिंग है। अभी जब ईरान की गवर्नमेंट कोई स्टेट फ्यूनरल करेगी और उस वक्त ये फैसला किया जाएगा। अभी ठीक। उनकी फैमिली और ईरान के अवाम के साथ का दुख और उनकी जो अपनी तकलीफ है वो लोग उसको प्राइवेटली मना रहे हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल कम्युनिटी को इनवाइट करेंगे तो जरूर पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी होगी। और मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे को कैसे देख रहा है? इस्लामी दुनिया के एक अहम लीडर की वफात हुई है और पाकिस्तान के दोस्त थे प्रेसिडेंट रईसी भी और प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्लाहियान भी। और पाकिस्तान को इस पे बहुत अफसोस है और हम ईरान के अवाम को इस मौके पर अपनी कंडोलेंसेस का इजहार करते हैं। मुमताज़ साहिबा, एक आपका एनालिसिस इस बात पर लेना चाहते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन का मामला सबके सामने है। फ़लस्तीन हुँ। जो जिद्दोजहद कर रहा है अपने हक़ खुद इरादत के लिए, इस्लामी ममालिक के ब्लॉक की जब हम बात करते हैं तो ईरान ऐसा वाहिद मुल्क है जो बड़ा फ़ोर फ्रंट पर हमें नज़र आया और फ़लस्तीनियों की कॉज़ को सपोर्ट करता नज़र आया खुलेआम। तो अब इस सारी सूरत हाल के बाद क्या लगता है, उस कॉज़ को कोई नुकसान पहुँचा? देखो इंटरनेशनल रिलेशंस में कौमों के और मुल्कों के पोजीशंस होती हैं। ये किसी इंडिविजुअल की पोजीशन नहीं होती। ईरान की एक ट्रेडिशनल पोजीशन है फ़लस्तीन के अवाम के हक में, कश्मीर के अवाम के हक में। और इसी तरह जिस तरह से पाकिस्तान की एक कंसिस्टेंट पोजीशन है, लीडरशिप चाहे कोई भी हो। तो ईरान की कमिटमेंट टू द पैलेस्टीनियन कॉज, टू कश्मीरी कॉज, उसको हम
सलाम पेश करते हैं सही। और हमें हमें यकीन है कि ये कंटिन्यू रहे। मुमताज़ साहबा, पाकिस्तान के साथ काफ़ी बरादराना ताल्लुक़ है ईरान के, और अब इब्राहिम रईसी कुछ रोज़ पहले आए भी थे, मुलाकात भी हुई और उनकी जानिब से मोहब्बत प्यार का पैगाम भी दिया गया। पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। अब समझती हैं कि जब नई लीडरशिप आएगी तो दोनों के जो ताल्लुकात हैं उसमें कोई मुतासिर हो सकते हैं इससे? हाँ, जिस तरह मैंने अभी कहा, मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं। ईरान के साथ हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। जी। ईरान जी। पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया था। हमारे कल्चरल और रिलीजियस और पॉलिटिकल ताल्लुकात है, हमारा हमसाया मुल्क है और ये ताल्लुकात कई दहाइयों से हैं और हमें यकीन है कि ये आगे चलकर भी रिलेशनशिप मजबूत से मजबूत होती जाएगी। बिल्कुल, ठीक। मुमताज़ ज़ारा बलोच साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनो, पाकिस्तान को आपने वक्त दिया। मोहम्मद अली साहब, एक पहलू तो इस सारी सूरत हाल में ये है कि जो आलमी मंजरनामे में तब्दीली हुई या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से आप क्या कहेंगे कि उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा इस सारी सूरत हाल के बाद? क्योंकि इंतखाबात करीब थे, अगले साल इंतखाबात हैं, अब 50 दिन में करवाने पड़ेंगे और इलेक्ट भी इंतखाबात। दोबारा हो रहे थे। देखिए, जो ईरान का सियासी निज़ाम है, वो बड़ा दुनिया में एक मुनफ़रिद सियासी निज़ाम है। आप जानते हैं कि वो एक मजमूआ है, एक नज़रिए का, एक उसमें उनकी एक तज़वीराती सोच भी है और साथ ही साथ अवाम की नुमाइंदगी जो है, वो उनकी मजलिस, जिसको आप पार्लियामेंट कह सकते हैं, उनके ज़रिए से। तो जो पॉलिसी साज़ी होती है ईरान में, अहम तरीन माशी, दिफ़ाई और ख़ारजा उमूर पे, उसमें उनकी जो रहबर हैं और जो नज़रियाती क़यादत है, गार्डियन काउंसिल जिसको कहते हैं, उसका भी अमल दख़ल होता है। जो आईआरजीसी की तज़वीराती सोच है, पासदारान इन्क़लाब, उनका भी अमल दख़ल होता है और जी। जो आवाम के वोट से जो मुंतख़ब होके नुमाइंदे पार्लिमान, जिसको वो मजलिस कहते हैं, उसमें आते हैं, उनकी भी यानी कि अहमियत है। तो जो ठीक। तवील तर पॉलिसीज़ हैं, आप देखें 45 साल में उनकी ख़ारजा पॉलिसी के जो अहम तरीन मामलात हैं, मग़रिबी ताकतों की तरफ उनकी जो सोच है, एटमी प्रोग्राम के हवाले से जो उनका इसरार है और साथ ही साथ मशरिक़ वुस्ता के हवाले से और बैतुल मुक़द्दस के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है, वो आप देखें कि हुकूमतों के तब्दीली या सरबराहों की तब्दीली के बावजूद एक तसलसल से जारी रहा है। हुँ। और मैं ये इस उम्मीद का इज़हार करता हूँ कि इस बात में कोई शक नहीं कि इब्राहिम रईसी एक बहुत अहम सियासतदान और सियासी रहनुमा थे। लेकिन जो नज़रियाती सोच और जो तज़वीराती अहदाफ़ ईरान ने मुरत्तब किए हुए हैं, जिसका भरपूर इज़हार इब्राहिम रईसी की सदारत में आपने 3 एतबार से देखा कि जी। इब्राहिम रईसी वो पहले सदर थे जिनकी क़यादत में बाज़ाब्ता तौर पे बराह रास्त एक हमला इसराइल के ऊपर ईरान की जानिब से किया गया। फिर आपने देखा कि उन्होंने गज़ा के मामले में मुख्तलिफ़ मुताहरिब क़ुव्वतों की खुलकर हिमायत और पुष्टपनाही की। और फिर आप देखें कि पाकिस्तान के साथ भी जो जी। कशीदगी का वाक़या जनवरी में हुआ, उसको उन्होंने एक दानिशमंदी और जी। बुर्दबारी के साथ बर वक़्त अंदाज़ में डिफ्यूज़ और मैनेज किया, जिससे ये साबित होता है कि ईरान की क़यादत पाकिस्तान के साथ करीबी, पुरअमन और हुँ। खैर-सगाली के ताल्लुकात बरकरार रखना चाहती मोहम्मद है। अली साहब, तो ये भी मैं कहा जा रहा है पुरुम्मीद कि ईरान के अंदर भी, जैसे भी आपने बताया, एक उनकी क्लर्जी है जो पावरफुल डिसीजन करती है, दूसरी जानिब पासदाराने इनकलाब जैसा भी ताकतवर एक गिरोह कह लें या एक फ़ोर्स कह लें मौजूद है। तो ये भी एक कहा जा रहा है कि इस हवाले से कि ये जो दोनों ग्रुप हैं, इनकी अपनी-अपनी चॉइसेस हैं कि कौन-सी शख्सियत जो है वो सदर बने। तो इस हवाले से भी आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोई टसल शुरू होगी? देखिए, मैं आपने अच्छा सवाल किया, इसको 3 एतबार से मैं एक्सप्लेन करता हूँ जी। कि जो किसी भी जमहूरी मुल्क में होता है, वहाँ तकरीबन 5-6 बड़ी सियासी जमातें हैं, जिनको मुख्तलिफ़ हिस्सों में और मकातिब फ़िक्र में और लोगों की हिमायत और पज़ीराई हासिल है। और जो इलेक्शंस हैं, वो इन्हीं 5-6 बड़ी जमातों के दरमियान एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट के तहत मुकाबला होता है। आप देखें कि अहमदीनेजाद साहब हों या उसके अलावा इब्राहिम रईसी साहब हों या ख़ातमी साहब हों, सही। ईरान में ये एक ट्रेडिशन है कि मुख्तलिफ़ जो सोसाइटी के लीडर्स होते हैं, मुख्तलिफ़ शोबों के, वो जी। सियासत में हिस्सा लेते हैं
और फिर वो अपनी इनिंग्स खेल के दोबारा अपने शोबे में वापस चले जाते हैं। कैरियर पॉलिटिशियन का कॉन्सेप्ट इतना ईरान में आपको नज़र नहीं आता है, जिस तरह सही। पाकिस्तान में है। दूसरी बात ये है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि वहाँ जो पासदारान इन्कलाब की तज़वीराती सोच है और जो नज़रियाती सोच उनकी क़यादत की है, रहबर की है और जी। उनके जो गार्डियन काउंसिल है जी। उनकी है, वो ये इंश्योर करती है कि तमाम इन सियासी तब्दीलियों के बावजूद ईरान का जो नज़रिया है और जो तज़वीराती अहदाफ हैं, उनको एक तसलसल के साथ परस्यू किया जाए। बिल्कुल। उसके अंदाज में पॉलिसी में तब्दीली आ सकती है, हुँ। लेकिन इस सियासी निज़ाम के नतीजे में कोई बड़ी तब्दीली उनके सियासी और तज़वीराती और सफारती अहदाफ में आने के इम्कानात कम हैं। ठीक है, इम्कानात कम है। मोहम्मद अली साहब, अभी रूस ने इस सारे सानहे पर इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया है कि हम भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मुतालबा नहीं, मतलब उन्होंने कहा है कि हम आपकी तहकीकात में हेल्प कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि ईरान हेल्प लेगा रूस से? देखिए इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसमें 2 पहलू हैं। एक जी। सिफ़ारती पहलू है और एक टेक्निकल पहलू है। जिस तरह मैंने शुरू में गुज़ारिश की कि जो हेलीकॉप्टर जिसमें परवाज़ कर रहे थे ईरान के सदर वो और वज़ीर अमेरिका का है। ख़ारजा, वो हुँ। का बेल 212 हेलीकॉप्टर है। अच्छा, ये हेलीकॉप्टर कोई इतना जदीद हेलीकॉप्टर नहीं है। इस तरह के हेलीकॉप्टर इवन वियतनाम जंग में आज से 50 साल पहले भी इस्तेमाल होते रहे हैं। लेकिन ओह! चूँकि उसमें इतनी अहम ट्रैवल कर रही थी, तो आई एम श्योर कि उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और टेक्निकल एतबार से तमाम जो ज़रूरियात हैं, वो पूरी की गई होंगी। अच्छा, हुँ। लेकिन जो सिफ़ारती पहलू है, उसमें ये है कि डेफ़िनेटली चूँकि ये अमरीकी साख्त का हेलीकॉप्टर है, तो मैं नहीं समझता कि उसमें इन्वेस्टिगेशन में एक नॉन अमेरिकन कंपनी या मुल्क जो है कैसे मदद कर सकता है। ठीक। हाँ, जहाँ तक फोरेंसिक्स का ताल्लुक है कि ऐसे शवाहिद इकट्ठे करने में जो फोरेंसिक्स इंटेलिजेंस है कि क्या कोई नॉन काइनेटिक अटैक तो नहीं हुआ, हुँ। कोई जैमिंग की कोशिश तो नहीं की गई या बिल्कुल। दूर से रिमोटली इस जहाज़ को जी, निशाना बिल्कुल, नाकारा या बनाया मोहम्मद गया अली जैम था। साहब करने दुरुस्त की फरमा रहे हैं आप। ये तो तहकीकात जब सामने आएँगी, वाज़े तौर पर कोई रिपोर्ट सामने आएगी, फिर ही सिचुएशन मज़ीद क्लियर होगी। सर, ये बताइएगा कि ईरान में जो फाइनल से है किसी भी फैसले में, वो सुप्रीम लीडर की है। हुँ। और अभी आयतुल्लाह ख़ामनेई की तबीयत के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से भी ख़ासी खबरें आती रही हैं। और दूसरी जानिब इब्राहिम रईसी को देखा जा रहा था उनके जानशीन के तौर पे। तो अब जब ये गैप आ गया है, आपको क्या लगता है कि ये गैप कौन फ़िल कर सकता है? देखिए, आपकी बात में से मैं इस हद तक मुत्तफ़िक हूँ कि जो देखें आयतुल्लाह ख़ामेनेई जो हैं, जब से ईरानी इनक़लाब मार्ज़ वजूद में आया है 45 साल में, ये दूसरे नज़रियाती रहनुमा हैं, उनके सही। जिसको वो बिल्कुल। रहबर कहते हैं। जी, जी। पहले जो इस इनक़लाब के बानी थे, आयतुल्लाह ख़ुमैनी, जी, जी। जी। जब वो रहबर थे इस ईरानी रियासत के, तो उस वक़्त आयतुल्लाह ख़ामेनेई जो थे वो ईरान के सदर थे और जब आयतुल्लाह ख़ुमैनी का इंतकाल हुआ तो उसके बाद फिर आयतुल्लाह ख़ामेनेई जो हैं वो रहबर के ओहदे पे फ़ाइज़ हुए जिस पे वो अभी तक अपनी ख़िदमत सरअंजाम दे रहे हैं। तो ये ट्रेडिशन तो मौजूद है। अलबत्ता ये कोई डेफ़िनेट नहीं है कि कोई सदर ही जो है वही बाद में रहबर बनता है। जो गार्डियन काउंसिल है, जो कि सही। सुप्रीम काउंसिल है, जो कि एडवाइस करती है रहबर को तमाम मामलात के ऊपर और ओवरसाइट प्रोवाइड करती है, अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करती है, एक कड़ी नज़र रखती है पार्लिमान और सियासी मामलात पे, हुँ। इखलाकी और दीनी मामलात पे, खारजा पॉलिसी के मामलात पे, वो बुनियादी तौर पे बहुत बाअसर है ठीक। रहबर के फैसलों के हवाले से। और आपको याद होगा कि जैसे ही ये खबर परसों मिली हेलीकॉप्टर के क्रैश की, उसके फ़ौरी बाद उस गार्डियन काउंसिल का एक जी, हंगामी जी, जी, इजलास बिल्कुल मुनक्किद बिल्कुल। किया इजलास गया। हुआ। मोहम्मद अली साहब, तो वक्त इसका कम है, मतलब है जाते-जाते एक जवाब दे दीजिएगा कि जैसे कि आपने भी कहा कि ये हेलीकॉप्टर जो है अमरीकी साख्त था और इसलिए इस्तेमाल करते हुए अब जो जवाद ज़रीफ़ है उनकी जानिब से भी कहा गया कि जब ये मामला पेश आया, जब ये हादसा हुआ है तो ट्रैक करते हुए और हेल्प करते हुए इसलिए मसाइल हुए कि अमेरिका ने हम पर जो पाबंदियाँ लगाई हैं। तो इस सारे मामले पर क्या पाबंदियों में कोई कमी हो सकती है? मैं बिल्कुल एक हकीकत पसंदाना बात ये करूँगा कि देखिए अमेरिका की अगर आप कौमी सलामती की पॉलिसी का डॉक्यूमेंट पढ़ें जो कि पब्लिक में अवेलेबल है, 2 साल जी। पहले इश्यू किया गया है।
तो उसने अपने आलमी सतह पे 4 बड़े थ्रेट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। आलमी सतह पे सबसे बड़ा थ्रेट जो लॉन्ग टर्म में अमेरिका ने आइडेंटिफाई किया है, वो चीन है। और अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में जो थ्रेट आइडेंटिफाई किया गया है, वो रूस है। और इलाकाई सतह पे जो 2 छोटे मुल्क जो है उनको थ्रेट के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया है, वो नॉर्थ कोरिया और ईरान है। तो ओके। इसका मतलब ये है, अमेरिका की पॉलिसी ये है कि हर टेक्नोलॉजी, माशी ताउन, तेल की कमाई, तिजारत और नक़्लो हमल के तमाम जो रवाबित हैं और वसाइल हैं, वो इन चारों रियासतों को डिनाई करना अमेरिका की कौमी सलामती की पॉलिसी है। तो मैं नहीं समझता कि, और अमेरिका समझता है कि दुनिया के आलमी निज़ाम पे अपने कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए इन चारों मुल्कों के ताकत, खुशहाली और टेक्नोलॉजी में जो तरक्की है, उसको रोका जाए। तो ये पॉलिसी की तब्दीली मैं अनफॉर्चुनेटली रियलिस्टिकली नहीं देखता मुस्तकबिल सही। करीब में, अनलेस रूस जो है वो इस आलमी निज़ाम को एक तब्दील इस तरह कर दें कि अमेरिका की बालादस्ती इन तमाम मामलात पे ना रहे। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। और ईरान में जो हादसा पेश आया हेलीकॉप्टर का, सदर इब्राहिम रईसी इस जाफानी से कूच कर गए, उस हवाले से अपना तजिया पेश कर रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किर्गिस्तान फसादात की। तो दारुल हुकूमत बेशक में पुरतशद्दुद हमलों के बाद खौफ की फ़ज़ा बरकरार है। पाकिस्तानी तलबा की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान का दावा ये है कि बेशक में हालात कंट्रोल में हैं। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मगर पाकिस्तान पहुंचने वाले तलबा हुकूमती दावों को मुस्तरद कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अभी तक बेशक में सूरत हाल कशीदा है और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तलबा ज़ख्मी हैं और अपने फ्लैट्स में, हॉस्टल्स में महसूर हैं। तो इसी तमाम तरह सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ किर्गिस्तान बिश्केक से पाकिस्तानी तालिब इल्म हसनात शफकत और मरियम खान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने ज़रूर पाकिस्तान को वक्त दिया। हसनात, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त आप किस शहर में मौजूद हैं, कौन सी तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ पर? सर मैं इस वक्त बिश्केक के अंदर मौजूद हूँ। मैं MBBS का स्टूडेंट हूँ। लास्ट ईयर चल रहा है मेरा। और हसनात, इस सारे वाक़े से मुतल्लिक बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि कैसे हुआ ये सारा कुछ और अब क्या सूरत हाल है? Sir, this is a fight between Egyptian and some local guys. मोबाइल स्नैचिंग का थोड़ा इशू था, उस वजह से इजिप्शियन स्टूडेंट्स ने उनको बीट डाउन किया। जो किर्गिज लोकल्स थे, एक्चुअली 3 थे, वो 3 से 4 बंदे थे। उसके बाद दे शोड अप टुगेदर, बहुत सारे वो इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने अपने चैनल्स पे एक दूसरे से राब्ता किया है, वो इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने जो भी फॉरनर उन्हें मिला है, उन्होंने उस वक्त उनको मारना शुरू कर दिया है। बिश्केक के अंदर ये है कि बिश्केक के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा है, ठीक। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ही फिर उनका निशाना बने और उन्होंने इस वक्त देखा नहीं कोई इंडियन है, कोई पाकिस्तानी है, कोई इजिप्शियन है। उन्होंने देखा कि सब फॉरनर्स हैं। जो फॉरनर्स उन्हें मिला उन्होंने फॉरनर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। अच्छा हसनात, हमें ये बताइएगा कि अभी अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए, क्योंकि वहाँ पर आप मौजूद हैं, सूरत हाल जो है वो अंडर कंट्रोल्ड है या नहीं, और कितने पाकिस्तानी जख्मी अभी तक महसूर हैं अपने हॉस्टल्स में, काफी फ्लैट्स में? हद तक अभी अंडर कंट्रोल आ भी चुकी है सिचुएशन। काफी हद तक सिचुएशन जो है ना अंडर कंट्रोल आ भी चुकी है, लेकिन बहुत हद तक अभी कहीं कहीं पे पहले जहाँ पे 2000 लोग थे, 2000 मिलके मार रहे थे, अभी वहाँ पे कहीं पे 5 खड़े हैं, 10 खड़े हैं, 15 खड़े हैं। जहाँ जहाँ पे मौका मिल रहा है, जहाँ जहाँ पे वारदात हो सकती है, वो कर रहे हैं। वो इस चीज को जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो मजीद प्रेशर डाल सकें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे, और जितने भी फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं सब पे प्रेशर डाल सकें, और वो उनको अपने सिटी से निकालना चाहते हैं। बेसिकली दैट्स देयर मेंटालिटी राइट नाउ। हसनात, आप ये बताइएगा कि जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, यहाँ पर हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर जो ये कह रहे हैं कि सिचुएशन इतनी वर्स है नहीं जितनी के बताई जा रही है। कुछ वाक़यात ज़रूर हुए हैं और वो बस कुछ स्टूडेंट्स की जानिब से सोशल मीडिया पर वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड कर दी गई, जिसकी वजह से सिचुएशन ज़्यादा टेंस हुई। तो क्या आपको लग रहा है कि हुकूमत सही कह रही है या डाउन प्ले करने की कोशिश की जा रही है सारे मामले को लेकर? सर, आपने जो सिनेरियोज किर्गिस्तान से आए हैं, ऐसे सिनेरियो कभी भी किसी भी कंट्री के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ होते हुए देखे हैं? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसा है। नहीं होता।
देयर इज मैं आई माई सेल्फ हैव पर्सनली इंटरेस्ट इन जियो पॉलिटिक्स। मैंने इस तरह की चीज़ें पूरी दुनिया के अंदर कभी भी कहीं पे भी नहीं देखी। हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन जब आप पूरी नेशन ही एक दफ़ा आपके खिलाफ आ जाए, उसके बाद फिर हालात थोड़े वर्स्ट हो ही जाते हैं। और जहाँ पे इतना ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट हो तो फिर मोस्टली जैसे टारगेट ही असनाद अभी कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट हो स्टूडेंट्स रहे हैं। सेफली पाकिस्तान वापस आए हैं, तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर तो ये भी कह जी, रहे हैं जी। कि वहाँ पर उन्हें सेफ पैसेज दिया गया हॉस्टल से एयरपोर्ट तक, उनको किसी ने तंग नहीं किया, तो ये इस बात का सबूत है कि वहाँ पर हालात इतने कशीदा नहीं हैं। जी, जी, अब मैनेजमेंट वगैरह जो है वो कर रहे हैं, इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे हैं कि सिक्योरिटी दी जाए। अब इनकी जो अपनी इंतज़ामिया जो किर्गिज़ गवर्नमेंट है, उन्होंने भी अरेस्ट शुरू की हुई हैं। जो भी इन्वॉल्व थे इस चीज़ के अंदर, उनको भी अरेस्ट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा प्रेशर पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी आया है इनको, तो ये इस चीज़ पे अब कवर अप कर रहे हैं, क्योंकि अब इसको पूरी दुनिया कवर कर रही है। इसको सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया कवर नहीं कर रहा। दिस इज़ एन इंटरनेशनल इशू, बिकॉज़ ये सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ नहीं हो रहा है, इंडियन और बंगाली स्टूडेंट्स के साथ भी तो बेसिकली यही हो रहा है। असनाद, ये बताइएगा कि अभी आपके साथ या जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, उनके कनेक्शन किस तरह से बना हुआ है हुकूमत का, किस तरह से कांटेक्ट किया जा रहा है और किस तरह से फ्लाइट्स की डिटेल्स आप तक पहुंचाई जा रही है कि ये वाली फ्लाइट इतने बजे रवाना हो रही है और आपको लेके वापस आएंगे? जितनी भी फ्लाइट्स हैं ये सारी गवर्नमेंट अरेंज नहीं कर रही। कुछ प्राइवेट फ्लाइट्स भी हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ खुद अरेंज कर रही हैं, जो नॉर्मली पहले भी आती थी, वो भी फ्लाइट्स अरेंज हो रही हैं। और अंदर कुछ फ्री फ्लाइट्स का भी सुनने में आ रहा है। एक आई थिंक आ भी चुकी है अभी तक, एक या 2 आ चुकी हैं। मैं इस चीज़ पे श्योर नहीं हूँ, मुझे इस चीज़ की कंफर्म न्यूज़ नहीं पता। हम लोगों के अपने ग्रुप्स हैं, स्टूडेंट ग्रुप्स हैं, उनके अंदर ही हम लोग शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, वहीं पे राब्ता हो रहा है हमारा, वीडियोज़ और जो भी शेयरिंग वगैरह वो वहीं पे चल रही है। अच्छा, ये बताइएगा हसनात, कि कहा यह जा रहा था कि पीआईए की परवाज़ जो है एक रात को पहुंचेगी और वहां से स्टूडेंट्स लेके आएगी। जी, क्या जी। वो परवाज़ पहुंची, स्टूडेंट्स जी। पाकिस्तान पहुंचे? जी, जी, आई थिंक एक फ्लाइट है पाकिस्तान की, जो फ्री फ्लाइट थी पीआईए की, वो पाकिस्तान चली गई हुई है। ठीक। असनाद, ये बताइएगा कि वहाँ पर और भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जैसा आपने बताया बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, तो क्या इस सारे मामले में वो लोग भी इन्वॉल्व थे? उनके साथ भी कोई ऐसे सलूक किया गया वहाँ के नेटिव्स की जानिब से? और दूसरा ये बताइएगा कि उनकी हुकूमत की जानिब से कैसा रिएक्शन सामने आया है? सर एक्चुअली देखा जाए तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फिर भी काफ़ी हद तक अच्छा रिएक्शन दिया है। सही। अगर हम कंपेयर करें इसको इंडियन गवर्नमेंट के साथ, बहुत ज़्यादा क्विक रिस्पांस था और हमारे मीडिया ने भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना किरदार अदा किया है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने वैसे बिल्कुल रिस्पांस नहीं किया जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया है। इसहाक डार साहब ने जैसे रिस्पांस किया है, वैसे इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्पांस नहीं किया। हसनात, हमें ये बताइएगा कि अभी जो स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं वो सेफ हैं, खाने की चीज़ें उन तक पहुँच रही हैं, घरों के अंदर ही हैं, लेकिन खाने पीने की चीज़ें मुयस्सर हैं? नहीं, अब सिचुएशन बहुत हद तक अंडर कंट्रोल है और हम बाहर आ जा रहे हैं। देखें, जहाँ पे आपने इतना वक्त गुजारा वहाँ पे आपके बहुत सारे दोस्त अहबाब भी होते हैं। मेरे यहाँ पे लोकल्स दोस्त हैं, तो वो आते हैं, वो हमें बताते हैं कि जो सिचुएशन है वो बहुत हद तक अंडर कंट्रोल आ चुकी है। लेकिन फिर भी जो कुछ लोग हैं, हर नेशन के अंदर अच्छे और बुरे लोग होते हैं, और ऐसे इनकी पॉपुलेशन टोटल इनके कंट्री की 6 लाख पॉपुलेशन है। तो ये पॉपुलेशन हमारे कंट्री के हिसाब से तो बहुत छोटी है। अच्छा, लेकिन जाते जाते ये इनके क्लियर अंदर कर भी दीजिएगा कि जो हॉस्टल्स में जब हमला किया जी, गया जी। तो क्या हॉस्टल्स की कुछ सिक्योरिटी नहीं होती वहाँ पर? मैम होती है सिक्योरिटी, बिल्कुल सिक्योरिटी होती है। लेकिन जब 400, 500, 600 बंदा और वो भी सिविलियन आपकी तरफ आएगा, तो फिर आप हॉस्टल की कितनी ही सिक्योरिटी मेक श्योर कर रहे हैं। ऐसे ही है। चलिए असनाद, ठीक। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। और अभी आपने जैसा कि बताया कि सिचुएशन अब खासी अंडर कंट्रोल है। हम भी उम्मीद कर रहे हैं, तवक्को कर रहे हैं कि हमारे जितने स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं खैर आफियत से रहें और अपनी तालीम इसी तरह जारी रखें। और अगर पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं तो खैर आफियत पाकिस्तान बिल्कुल वापस ऐसे। पहुँचे। हमारा अब सेगमेंट आ चुका है जिसमें हमारी रिसर्चर नक्श काजी हमारे साथ कोई ना कोई लेटेस्ट या कोई ना कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं। तो आज बगैर किसी ताखीर के, जी नक्श, कैसी हैं आप और मैं ठीक हूँ। आज क्या बताने जा रही हैं आप? आज मैं सोच रही थी कि हम बात करें एक मेडिसिन। मेडिसिन अच्छा, पर। किस चीज़ की मेडिसिन? एक मेडिसिन है जो बहुत इजीली अवेलेबल तो है और बहुत चीप भी है, अच्छा, लेकिन लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते क्या वजह? या बहुत कंजूसी से करते हैं। अच्छा। वजह क्या है इसकी? वजह क्या है? पहले मेडिसिन तो पूछे कौन? हाँ, मेडिसिन किस मेडिसिन चीज़ क्या है की और है? किस चीज़ की है? मेडिसिन तो है लाफ्टर। Laughter? Laughter therapy। हाँ जी, बिकॉज दे से कि लाफ्टर इज अ बेस्ट मेडिसिन, राइट? और उसके बेनिफिट्स जब हम अभी शेयर करेंगे तो आप हैरान होंगे कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं और हम कितनी कंजूसी से इसको यूज़ करते हैं। बताएं। ठीक है, अच्छा, आज बात करेंगे लाफ्टर पे। और लाफ्टर जो है वो एक इमोशन है जो आप किसी भी चीज़ के रद्द-ए-अमल में आप वो इमोशन शो करते हैं। जैसे कि आपको टिकलिंग हो तो आपको हंसी आती है,
आपसे कोई जोक शेयर किया जाए ह्यूमर के सेंस में तो आपको हंसी आती है, आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो जो कि अच्छी बात बिल्कुल नहीं है लेकिन उस पर भी हंसी आती है, आप तंजिया किसी से कोई कमेंट पास कर रहे हो तो या उसको मॉक कर रहे हो तो आपको हंसी आती है। आप जो है एक बॉन्ड क्रिएट करने के लिए भी, इफ़ यू मीट समबडी, यू आर गोइंग पासिंग थ्रू समबडी, सोशलाइज करने के लिए किसी से पहली दफ़ा मिले अगर स्माइल रखते हैं तो उसका एक अच्छा पॉजिटिव असर होता है। ठीक है, तो अब हम अगर इसके बेनिफिट्स पे बात करें तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ब्रेन में जो हमारा फ्रंटल लोब है, जो हमारा फ्रंट का हिस्सा होता है ब्रेन का, उसमें जो लेफ़्ट साइड है वो प्रोसेस करती है कि वर्ड और स्ट्रक्चर क्या है, जो राइट साइड है वो ये प्रोसेस करती है कि इसमें फ़नी क्या था। ठीक है, इस तरह से हमारा दिमाग ह्यूमर हमारी राइट साइड ऑफ द ब्रेन में। हाँ, और हमारा जो लेफ्ट साइड है वो ये देख रही है कि स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से मतलब ये बात आपने आज कुछ चुटकुले लेके आ रहे थे ना कि हमारी भी लाफ्टर थेरेपी हो सकती है। हाँ, हमारी बैठे बैठे लाफ्टर थेरेपी करा देती हैं। ये तो गड़बड़ हो गई, लाना चाहिए था ना लाना चाहिए था, मैंने तो रिसर्च की है भाई। अच्छा, तो अगर हम इस पे बात करें तो जब हम हंसते हैं तो हमारे जो हार्मोन जो रिलीज़ होते हैं जिसमें हमारे आ जाता है एंडोर्फिन्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा ऑक्सीटोसिन आ जाता है, जिसमें सेरोटोनिन आ जाता है, जिसमें और इनसे क्या होता है, हंगर से रिलेटेड है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अच्छा, आपकी जो है यू फील मोटिवेटेड, यू फील मतलब यू वांट टू डू समथिंग। ठीक है, जब आप हंसते हैं, जब आप खुश होते हैं तो आप जो है बेसिकली आपकी हर चीज़ जो है वो पॉजिटिव उसमें आती है। ठीक है, हाँ जी, और इससे आपको कार्डियो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके हार्ट अटैक्स हैं, उसका रिस्क भी कम होता है। अच्छा। ठीक है, अब आप मुझसे फिर पूछेंगे कि क्या एनिमल्स हंसते हैं? जी, एनिमल्स भी हंसते हैं, कुछ ठीक है, कुछ सब एनिमल्स स्माइल करते हैं, उनको कभी कह के सब नहीं, मैमल्स में ज़्यादातर कहा गया, और वो भी ज़्यादातर जो मंकीज़ हैं, ठीक है, जो इस एप और उसके उसमें से आते हैं, तो उसको कहते हैं कि तो नक्श, आपने ये रिसर्च की कि जिस मेडिसिन का आप जिक्र कर रहे हैं, ये मेडिसिन कितनी डोज में रोजाना लेनी चाहिए? मेरा ख्याल है ज्यादा डोज में भी होगी तो लोग कहेंगे पागल हो गए। नहीं, लेकिन आप खुश रहे ना। हाँ। आप खुश रहे ना, आप अपने देखिए, जो आप अगर खुश हैं, आप खुश अपने आप को इतना अपलिफ्टेड, इतना पॉजिटिव फील करते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, आपको वेलकमिंग समझते हैं। ठीक है, इफ़ यू स्माइल एट समबडी तो लगता है यार ही इज़ अ नाइस पर्सन। ठीक है, ऑल्दो यू डोंट नो दैम, और अगर कोई बहुत वो उस तरह से बैठा हो तो आपको वैसे ही डर लग रहा हो उससे, चाहे वो बहुत ही अच्छा बंदा हो। तो एक ये ऐसा सोशल इंटरेक्शन का हमारा ज़रिया है कि हम अगर किसी को स्माइल करके देखते हैं तो वो इस तरह से, देखिए हमारे रिलीजन में भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत से पता लगता है कि कहते थे कि ये सदका जारिया भी है, किसी की तरफ मुस्कुरा के देखना। ठीक है, और हम इसकी कंजूसी कर रहे होते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो रोते हैं, और उसके बाद आई हैव स्टार्टेड के हंसते हैं। जो उसका दूसरा चीज़ जो वो सीखते हैं ना, वो हंसना होती है। कुछ मंथ्स में दे स्टार्ट 2 to 3 मंथ्स में दे स्टार्ट लाफिंग, या एटलीस्ट कुछ मंथ्स में वो स्माइल करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ समथिंग दैट वी लर्न सो अर्ली इन लाइफ, बट हम बहुत कंजूस हैं, हम नहीं हंसते हैं, हमें लगता है। हम लोग जब ये बोलते हैं कि इस वक्त वो एक हैप्पीनेस का इंडेक्स भी होता है ना, तो उस एतबार से कौन सा मुल्क टॉप पे जहाँ की वहाँ सबसे ज़्यादा खुश है, तो वो वहाँ पे क्या लोग हंसते रहते हैं हर वक्त, एक दूसरे की तरफ देख के खुश ही रहते हैं? मुझे लगता है बड़े मज़े का सवाल है वैसे ये, लेकिन देखिए मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, वो जैसे शहरबानो ने एक बात की थी कि आप हंसते रहें तो आप पागल लगेंगे, हाँ वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वाकई उससे तो आप लगेगा कि पता नहीं क्या है इसका मसला। लेकिन मजे की बात है कि आजकल जो हम, चूंकि हम तो हंसते रहते हैं और हमारा फेस पे स्माइल है, हम पसंद भी उन लोगों को करते हैं जो थोड़ा स्माइल करके हमसे मिले या फिर अच्छे तरीके से मिले। लेकिन आजकल जो क्लास बताई जाती है वो ये है कि आप सीरियस रहें और आप अपने आप में रहें और आप किसी से स्माइल ना दें अनटिल अनलेस वो आप फ्रेंड्स नहीं है, अब आपस में बॉन्ड नहीं है आपकी, तो ये चीजें फिर इसका मतलब है क्लैश कर रही है। नहीं, आपको क्या लगता है? आपकी पर्सनल मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं लगता। मुझे लगता है कि स्माइल करके मिले, हर वक्त आपके चेहरे पर अगर स्माइल रहती है तो आपके बारे में अच्छा लगता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सकाफत की। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सकाफती तनू मुकालमे और तरक्की का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफ़तों के दरमियान बातचीत की हौसला अफजाई, एहतराम और बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान एक ऐसा कसीरुल मजहबी, कसीरुल लिसानी और कसीरुल कवी रियासत है। पाकिस्तानी सकाफ़त की सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि मुख्तलिफ़ तहज़ीबों ने शामिल होकर इसके रंग को मज़ीद निखारा है।
कहीं कश्मीरी रंग है, कहीं बलोची रंग है, कहीं वादी मेहरान का सूफियाना रंग है, कहीं गंधारा तहजीब का रंग है और कहीं पंजाब का रंग नज़र आता है। पाकिस्तान की शान समझे जाने वाले शिमाली इलाके की फितरी खूबसूरती और बर्फपोश पहाड़ों का जिक्र किए बगैर वतन अजीज़ की सकाफत की बात अधूरी समझ जाती है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का शिमाली खिता बलाई केपी और गिलगित बल्तिस्तान ना सिर्फ बुलंदोबाला पहाड़ों पर मुश्तमिल है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर का ज़ख़ीरा भी यहीं पर मौजूद है। और ये पहाड़ी खित्ते अपने दामन में इंतहाई कदीम और मुनफरिद सकाफ़तों का मस्कन रहे हैं। दुनिया की कदीम तरीन सकाफ़त यानी कि कैलाश का वजूद भी इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों में वाक़ है। और फिर पाकिस्तान के शिमाली इलाका जात सैर व सियाहत में दिलचस्पी रखने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए भी ख़ास कशिश रखते हैं। पाकिस्तान की कौमी सकाफ़त में हर सूबे और हर नस्ली गिरोह का अपना एक ख़ास रंग है। आपको ये बताएं कि जो ये सारी तस्वीर है इसको और भी खुशनुमा बना देता है। तो इस मौके पर ये अहद करते हैं कि इस कौम के मतनू सकाफ़ती रंग को हमेशा ज़िंदा रखेंगे, आपस में किसी किस्म की रंजिशों को पनपने का मौका नहीं देंगे और फिर इसके ज़रिए मुकालमे और तरक्की को फ़रोग़ देंगे। तो ये अहद करना बहुत ज़रूरी है आज के इस दिन की मुनासिबत से। और पाकिस्तान कितना खूबसूरत है और यहाँ पे जो सकाफ़ती कल्चर है वो कितना खूबसूरत है। उसके किसी भी मुल्क की खूबसूरती की अगर आपने अंदाज़ा लगाना है तो आप उसकी सकाफ़त से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना खूबसूरत है। और हमारे पास तो बहुत सी सकाफ़तें हैं, जैसे कि आपको बताया बलोची है, सिंधी है, पंजाबी है, गंधारा है। और हमारे जो वो वाले एरियाज़ है जहाँ पर सकाफ़तों को वैसे ही बहुत सामने रखा जाता है, पसंद किया जाता है, तो उनके बारे में बताया। बाकायदा कल्चर्स हैं, मेले लगाए जाते हैं। तो पाकिस्तान की सकाफ़त की क्या ही बात है। सकाफ़त के साथ साथ पाकिस्तान इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में किस तरह से अपना नाम उजागर कर रहा है, किस तरह से पूरी दुनिया का मुकाबला कर रहा है। बड़ी अच्छी खबर हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाते हैं। तो वो ये कि पाकिस्तान की पहली हाथ से तैयार करदा जो प्रॉपर एनिमेटेड फिल्म है द ग्लास वर्कर, वो दुनिया के सबसे बड़े कैन्स फिल्म फेस्टिवल में पेश कर दी गई है। द ग्लास वर्कर बड़े सगीर की पहली फिल्म है जिसे अनेसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल 2024 में मुकाबले के लिए मुंतखब किया गया है। और फिल्म को हॉलीवुड और जापानी एनिमेटेड फिल्मों के साथ सरकारी मुकाबले के लिए मुंतखब किया गया है, जो बड़ा एजाज़ है। बिल्कुल, और ये फिल्म रवां मौसम गर्मा में मुल्क भर में रिलीज़ की जाएगी। बिल्कुल, फिल्म डायरेक्टर उस्मान रियाज ने बताया है कि मैंने ये सफ़र 10 बरस पहले 2014 में शुरू किया था और इस वक्त किसी को भी यकीन नहीं था कि वो ये फिल्म इस कदर बना लेंगे और उसके बाद फिर इसमें शोहरत भी हासिल कर लेंगे। फिल्म के प्रोड्यूसर हिजर रियाज का ये कहना था कि बैनुल-अक़वामी एनिमेटेड इंडस्ट्री जो है उनकी तरफ से पाकिस्तानी फिल्म को तस्लीम किया जाना एक बड़ा ख्वाब है जो आज पूरा हो गया। बात कर लेते हैं हमारी और आपकी सेहत के हवाले से कि मसाइल जो हैं वो तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। कुछ लोग मैंने देखे वो ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि हमें चेहरे भूल जाते हैं। पहले ऐसे होता था कि इसको डेमेंशिया की बीमारी कहा जाता था और कहा जाता था कि ये 60 साल के बाद बुज़ुर्गों में होती है, लेकिन अब हम देखते हैं कि जवानों के अंदर ये मसाइल आना शुरू हो गए हैं। कोई शनाख्त भूल जाता है तो कोई चेहरा भूल जाता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी शख्स को देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं इससे मिला था, लेकिन ये याद नहीं आता कि किस मकसद के लिए मिला था, इसका नाम क्या था और इस शख्स से मुलाकात भी हुई थी कि नहीं हुई थी। बहुत से लोग अजीम आपसे आके मिलते हैं और वो आपसे ऐसे मिलते हैं गर्मजोशी से कि वो आपको बहुत क्लोज जानते हैं और आप सोच रहे होते हैं कि मैं इनको जानता हूं। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप उनका चेहरा देख के याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इनसे मुलाकात कब हुई थी। और इस बीमारी को पैकिंसंस भी कहते हैं, मजीद भी टर्मिनोलॉजीज होंगी, तो इस बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब जी से। बिल्कुल, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े खास मेहमान साहबजादा डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब मौजूद हैं और बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जना अस्पताल में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरो सर्जिकल सोसाइटीज़ की ट्रॉमा कमेटी के रुकन भी मुंतखब हुए हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, कैसे हैं आप? थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, आज ये जो कह लेंगे कोई मेंटल कंडीशन है स्पेसिफिक या कोई डिजीज़ है जिससे रिलेटेड हम चाहते हैं कि अपने नाज़रीन को बताया जाए, क्यों भूल जिसमें जाते हैं? लोग याद नहीं रहते। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा टॉपिक है और इस पे लोगों मैंने अपने क्लिनिक पे भी देखा है कि लोग इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो अक्सर ये कंप्लेंट लेके आ रहे होते हैं डिफरेंट एजेस के अंदर। और मोस्टली मैंने देखा है कि लोग उनको ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स उनको इलाज भी शुरू कर देते हैं। हाँ जी, आपकी बिल्कुल याददाश्त, आप ये मेडिसिन ले। और इसमें सबसे पहले देखने की ये ज़रूरत है कि क्या ये डिजीज़ है सही, या पेशेंट का डिप्रेशन का सीक्वेल चल रहा है, सही, या पेशेंट ओवरबर्डनड है, बिल्कुल, या वो इतने काम एक दिन में कर रहा है जो उसकी कैपेसिटी से बाहर है। बिल्कुल ऐसे। जब आप डायग्नोज कर लें कि वो मल्टी टास्क के अंदर फंसा हुआ नहीं है, डिप्रेस भी नहीं है, एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है, प्रॉपर रेस्ट कर रहा है, अच्छी नींद ले रहा है, फिर भी उसकी यादाश्त के इशू आ रहे हैं,
तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि लेट्स डायग्नोज के मामला क्या है। सही। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा एक मशवरा देता हूँ कि जब भी आपको चीज़ें भूलने लग जाएं, सबसे पहले ये देखें कि आप कहीं लैक ऑफ कंसंट्रेशन का शिकार तो नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। यस, मोस्टली ये होता है। 90% केसेस के अंदर लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, मेमोरी लॉस नहीं होता। नंबर्स भूल जाते हैं आपको जो बड़े वो याद क्यों होते भूल जाते हैं? अब आप अपने घर से निकल रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई भी शख्स अपने घर से निकल रहा है, घर से निकलते हुए सोच रहे हैं मैंने ऑफिस जाना है, आज ऑफिस के अंदर ये काम है, उसके बाद बैंक भी जाना है, अब बैंक का टाइम कैसे मैनेज करूंगा। जी जी। अच्छा, बच्चे के स्कूल ने भी आज बुलाया हुआ है, ठीक है, मिसेस का भी फलां मामला है, फलां दोस्त की आज शाम को शादी भी है। यही सोचते सोचते वो निकलता है घर से, ऐसी ही बात। और उस सोच के दौरान घर को लॉक करता है और चला जाता है। अब घर को लॉक उसके हाथों ने किया है, एग्जैक्टली। ही डिडंट कंसंट्रेट कि उसने लॉक किया है। अब बाहर जाके वो फिर वापस आता है कि पता नहीं मैंने लॉक किया भी किया कि है। नहीं, बहुत दफा अब होता है। क्या ये मेमोरी लॉस है या लैक ऑफ कंसंट्रेशन है? इसलिए मैं सबसे पहले तो एक एक्सरसाइज एडवाइस करता हूँ पेशेंट्स को, हम फिर डिजीज की तरफ आते बिल्कुल, हैं। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत क्योंकि जी, जी। आपके 90% व्यूअर्स इस चीज का शिकार होंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, उसकी एक्सरसाइज क्या है कि एक तो ये कि कोशिश करें कि एक वक्त में एक काम करें। अब मैं इस वक्त आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, हम आपने अपनी सोसाइटी में आमतौर पे देखा होगा, हम आपस में बात कर रहे हैं, एक तीसरा बंदा इन बिटवीन आता है, जी 1 मिनट ये बड़ी जरूरी बात है, हाँ जी, ठीक है, आप वहीं ब्रेक हो जाते हैं। एग्जैक्टली। मैं कभी भी अलाउ नहीं करता कि कोई थर्ड पर्सन बीच में आए, हमेशा कहता हूँ रुक जाए, लेट मी कंप्लीट दिस। ओके, इसी तरह जब आप सोच रहे होते हैं, घर से निकल रहे हैं, तो उस वक्त आपकी एक ही सोच होनी चाहिए कि मैंने अपनी वैल्यूएबल्स को संभालना है, घर को लॉक करना है, या जो जो काम है मैंने वो करने। जब वहां से निकल जाए तो फिर आगे प्लान करें। हमारे दिमाग में 20 चीजें इकट्ठी चल रही होती हैं। वही बात है डॉक्टर साहब, इतनी डिस्ट्रैक्शंस को जब लाइफ इतनी फास्ट है, Exactly. तो वो कैसे आप इतना कंसंट्रेट कर अच्छा, दूसरा डिस्ट्रैक्शंस आपको बता दी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। उसके अलावा सोशल मीडिया, जी, आपका फेसबुक, ट्विटर, ये क्या है? ये आपकी मेमोरी को कम करते हैं। वजह यह है कि इसमें याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है। अब आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं कि कल या आज या जिस टाइम भी आपको वक्त मिला हो, आपने अपना फेसबुक अकाउंट या ट्विटर अकाउंट ओपन किया हो। जब आप खोलते हैं तो 1 सेकंड के लिए एक न्यूज़ देखते हैं, देन यू स्क्रॉल अप। एग्जैक्टली। अगले ही सेकंड में, पहले सेकंड में आप सोच रहे हैं फलां जगह पे ये हो गया, अगले ही सेकंड में देखते हैं फलां डॉक्टर ने ये कर लिया, नेक्स्ट सेकंड में रेलवे लाइन बंद हो गई, नेक्स्ट सेकंड में। तो ये जो चीजें Too much हैं, information. ये बहुत ज्यादा information हम लेना शुरू हो गए हैं। ओवर इन्फॉर्मेशन। प्लस इससे क्या होता है कि आपके ब्रेन की जो एनालिटिकल पावर है वो कम हो जाती है। आपका ब्रेन अभी एक न्यूज को एनालाइज कर रहा होता है, तो उसी दौरान आप 6 और न्यूज उसमें फीड इन कर देते हैं, तो आपको एनालिसिस की आदत नहीं रहती। याद हमेशा वो चीज रहती है जिसे आपने एनालाइज किया हो, चाहे 1 सेकंड के लिए क्यों ना किया हो। जब तक आप किसी चीज को एनालाइज नहीं करेंगे, आपको याद नहीं रहेगा। सो ये तो डिजीज से हट के डिसऑर्डर है, ये डिसीज है, क्या है? नहीं, आई थिंक इट्स लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हमारे बिहेवियर्स और अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, ओवर बर्डन एंड ओवर वर्क। इस चीज को हमें कंट्रोल करना होगा। ये मेमोरी लॉस नहीं है, परेशान ना हो। और डॉक्टर साहब, जो रियल इशू है, जो रियल डिजीज है, उसमें अच्छा, उसके अलावा अब आप आ जाएं असल डिजीज पे, जो मेमोरी लॉस की डिजीज है, उसको हम कहते हैं अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स। पहले उसको हम डिमेंशिया एक स्टेट है। डिमेंशिया क्या है? मेमोरी लॉस। अब मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर डिमेंशिया हो सकता है। 60 to 70% डिमेंशियाज जो हैं, यानी मेमोरी लॉस जो है, वो अल्जाइमर्स की वजह से होते हैं। 60 से 70%। आमतौर पे ये ओल्ड एज में होते हैं, कुछ लोगों में ये 40 to 50 की एज में भी स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली ये आफ्टर 70 ये बढ़ जाता है। इट्स अ वेरी बैड डिजीज। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसका कोई मुकम्मल इलाज नहीं, इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते। ये प्रोग्रेस करती रहेगी। जब उसके पहले सिम्टम्स आ गए, तो उसके बाद मैं फैमिलीज़ को ये मशवरा दूंगा जिनकी फैमिलीज़ में ऐसे पेशेंट्स हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो आपके मरीज़ को ज़रूरत है दवाई के बाद, वो आपकी सपोर्ट है। एग्जैक्टली। ठीक। जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं होगी, ये इनकी डिजीज़ ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस करेगी। अगर फैमिली सपोर्ट होगी, डिजीज़ स्लो प्रोग्रेस करेगी। फैमिली सपोर्ट किस चीज़ में चाहिए इनको? जैसे इनिशियल सिम्टम्स आए, तब तो पेशेंट खुद भी बड़ा वेल अवेयर होता है और वो खुद आके बता रहा होता है कि जी मुझे चीज़ें भूलना शुरू। उस पेशेंट को सबसे पहली एडवाइस मैं ये करूँगा कि अपनी सोशल लाइफ और बढ़ा दें। सही। अकेले ना बैठें, हर वक्त बिजी रहें, टीवी देखें, कोई बुक पढ़ें, अपनी एक डायरी ले लें, उसमें अपने नोट्स बनाना शुरू कर दें।
ओके। ठीक है, जब कोई चीज भूल जाए तो बजाय परेशान होने के फौरन अपनी डायरी खोल लें, उसे फौरन रिमाइंड पासवर्ड्स भूल जाते हैं, पासकोड्स भूल जाते हैं। वेल पासकोड्स तो देखें आजकल इतने पासकोड्स हैं कि मेरा ख्याल है 15-16 आपके होंगे या आप पता नहीं एक ही नहीं, ऐसा रखते नहीं, मैं मेरे बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, अब वो सारे मैं याद नहीं रखता। मैं इसलिए एक ही रखती हूँ। एक का ये प्रॉब्लम है कि अगर वही एक डिकोड हो जाए तो फिर सब सारे कुछ अच्छा डॉक्टर साहब, अब जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, दे आर मोस्ट प्रोबेबली इन 50s 60s और 70s, इसी तरह के एज ग्रुप है जो पेरेंट्स का होता है। तो अब ये बड़ा आम होता है घरों में, माएँ अक्सर ये बोल रही होती हैं कि मैंने फलां चीज़ कहाँ रख दी, मुझे नहीं याद आ रहा, पैसे रख के भूल गई हूँ, पैसे रख के भूल गई हूँ, यही चीज़। तो ये एक वो जो आप बता रहे हैं कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन वाली सिचुएशन है या ये खुदा ना खास्ता हुई है? देखें, अगर एज 60 प्लस है सही, और 60 की एज तक चीजें नहीं भूली, अब भूलना शुरू हुई है, तो 60 की एज में कोई भी बंदा ओवरबर्डन नहीं होता। मोस्टली रिटायर्ड लाइफ होती है, माएँ हैं तो बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, अपने मामलात देख रहे होते हैं। सो उस एज में अगर ये सिम्टम आना शुरू हुआ है तो आपको फौरन फिक्र होनी चाहिए कि कहीं ये प्रोग्रेस ना कर जाए। सही, आपने उनको एक्टिव कर लेना है, प्लस कहना है कि जी आप चीज़ों को खुद याद रखा करें, लिख लिया करें, अपनी एक डायरी बना लें। तो सही। ये है कि फैमिली उनका, अच्छा इनमें एक और प्रॉब्लम होता है, जो लोग डिमेंशिया का शिकार हो जाते हैं उनमें बिहेवियरल चेंजेस बहुत तेज़ी से आती हैं। तो ये मैं अपने देखने वालों को ये कहूँगा कि कभी भी अपने ऐसे फैमिली मेम्बर से आप नाराज़ ना हुआ करें। सही, उनमें एक डिजीज़ है, उनमें बिहेवियरल चेंजेस ऐसी आती हैं कि फिर लोग उनको इग्नोर करना शुरू कर देते तो किस टाइप के हैं। पहली बिहेवियरल चेंज उनमें ये आएगी कि वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें क्योंकि चीजें गुस्सा आ रहा होगा ना कि हमें भूलना याद शुरू नहीं हो रहता। जाएगा। चिड़चिड़े हो जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि लोग उनसे ज्यादा शार्प हैं। सही, ठीक है, तो बिल्कुल। आप जब वो कहते हैं मुझे भूल गया, तो आप कई लोग फिर शाउट करते हैं कि यार कैसे आपको भूल गया, कि उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा। अगर वो कहते हैं हम भूल गए तो देखिए इट्स ओके, कोई मसला नहीं, मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन आप कंसंट्रेशन जरा ज्यादा रख लें, चीजों को लिख लिया करें, खुद कह दिया करें कि मैं तो लिख लेता हूँ, आप भी लिख ये आप लिया उनके लिए कह रहे हैं जो ओवर एज है। जो ओवर एज है। हाँ, ये जो जवान ऐसे नहीं, कर रहे हैं उनकी बात उनके लिए तो हमने नहीं। खत्म कर वो दी। बिल्कुल बर्डनाइज वाले उनका लोग। तो हमने कह दिया कि जी लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मैं रिपीट कर देता हूँ, लैक ऑफ कंसंट्रेशन वाला मामला खत्म कर लें, जो काम करें उसी एक काम को कंसंट्रेट करें, ओवरबर्डन ना हो, दिमाग में 10-10 सोचें लेके ना चला करें। ठीक है, हर एक काम के लिए। अब इस वक्त मैं आपके पास बैठा हूँ ना, तो मेरी सर्जरीज, मेरे पेशेंट्स, मेरे हॉस्पिटल के मामलात, क्लिनिक के मामलात, वर्ल्ड फेडरेशन के मामलात, सोसाइटीज़ के, अगर मैं इस वक्त वो सोचना शुरू कर दूं, मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर वैसे पाऊंगा। डॉक्टर साहब, जॉक्स अपार्ट, एक मजाक मेरे जहन में थोड़ा सा एक फनी वो चीज़ आई इस चीज़ से रिलेटेड, वो ये कि कई दफ़ा लोग भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं कि आपकी सिचुएशन इस तरह की हो जाए, और वो ये करते हैं कि जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कॉल करेंगे आउट ऑफ नोवेयर और पूछें गैस करो मैं कौन हूँ, आवाज नहीं पहचाने। आजकल तो स्कैमर्स ही बहुत ज्यादा कर रहे हैं, नहीं, गैस कई करो मैं दफा अपने कौन। पुराने दोस्त कर देते हैं जी आवाज। मेरे साथ क्योंकि हुआ पिछले दिनों, एक साहब थे बड़े पुराने स्कूल के दोस्त तो आप साफ कह दिया करो मुझे नहीं पता आप कौन हो, बता दो। उन्होंने इतना जोर लगाया और मैंने भी उतना ही जोर लगाया दिमाग पर कि मैं सोचूं ये कौन है। तो इस तरह मुझे भी ऐसी कॉल्स आती हैं, लेकिन कई दफ़ा बड़े करीबी लोग होते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जी मैं गेस नहीं कर सकता, जब आप बताने के मूड में हो मुझे दोबारा कॉल कर लीजिएगा और मैं कॉल ड्रॉप कर देता हूँ उससे। खैर ये है कि अपनी कंसंट्रेशन और वो उनको ठीक करना चाहिए, लेकिन जब आप डिजीज़ की तरफ आते हैं, डिमेंशिया और अल्जाइमर्स, उसमें हमेशा उनको सपोर्ट करें, उनके बिहेवियर को टॉलरेट करें, सही, और उनके बिहेवियर का नतीजा क्या निकलता है कि फैमिली मेंबर्स उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, उनके रूम में कम जाते हैं। ठीक है, मतलब एक बड़ा आम सा जुमला है कि यार जाके फिर सुनिया ने, उस तो बेहतर है बैर बैठे रहो। और डॉक्टर साहब, क्या इसमें ऐसी सिचुएशन भी होती है कि किसी खास स्पेसिफिक जो टाइम आपकी लाइफ में रहा होता है, वो मरीज जो है उसमें स्टक हो जाता है और वो उसी फेज में होता है, लाइक किसी एक फेज की मेमोरी बहुत शार्प होती है लेकिन बाकी चीजों दैट्स डिफरेंट। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की है। आई थिंक आप इस पे काफी होमवर्क करके आए। दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए, कुछ डिमेंशियाज, कुछ मेमोरी लॉसेस ऐसे होते हैं जो किसी खास स्पेसिफिक डिजीज की वजह से, अब जैसे हमारी न्यूरोसर्जरी की एक डिजीज है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस, NPH। NPH डिजीज में क्या होता है कि दिमाग में पानी की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे पेशेंट के अंदर तीन चीज़ें हैं जिसे हम ट्रायड कहते हैं NPH का। एक, लॉस ऑफ मेमोरी, सेकंड एबनॉर्मल गेट, यानी पेशेंट नॉर्मल चल नहीं सकेगा, एक साइड पे गिरेगा, और तीसरी चीज़ कि उसका यूरिन का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, ये 3 चीज़ें। अब इसको हम NPH ट्रायड कहते हैं। अब जो NPH का मेमोरी लॉस है, एग्जैक्टली वही है जो आप कह रहे हैं। उसमें क्या होता है कि उसकी जो पास्ट मेमोरी है वो बहुत अच्छी होती है। सही, अगर वो 80 साल के हैं तो आप कहेंगे पाकिस्तान बनना याद है कि हाँ पुत्र है, इस तरह बने, वो सारा सुनाएगा आपको। अगर आप उसे कहेंगे कि आपका जो पिछले महीने पोता पैदा हुआ है उसका नाम क्या है,
नॉट रिकॉल। कुछ लोगों को ट्रॉमा हो जाता है किसी चीज से और वो ट्रॉमा ही सारी जिंदगी उनके दिमाग से नहीं निकलता। दैट्स डिप्रेशन, दैट्स समथिंग एल्स। वो बिल्कुल हमारे टॉपिक से डिफरेंट चीज़ है। ठीक। ट्रॉमा होता है या कोई सीवियर स्ट्रेस है, आप डिप्रेसिव फेज में चले गए, वो चीज़ आपको, उससे तो फिर मेमोरी लॉस के अलावा और बड़ी बहुत सी चीज़ें बहुत से होती issues हैं, होते और उसके लिए आपने मेमोरी को नहीं ट्रीट करना, उस डिप्रेसिव फेज को ट्रीट करना है। अब ये जो NPH की हम बात कर रहे हैं, इसमें अगर आपके ऐसे सिम्टम्स हैं किसी पेशेंट के अंदर कि सिर्फ मेमोरी नहीं लॉस हो रही, बल्कि एक रिसेंट मेमोरी लॉस हो रही है, साथ इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है, और साथ उसको चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, इमीडिएटली कंसल्ट द न्यूरोसर्जन। ठीक। उसे टाइमली अगर उसके ब्रेन में हम एक शंट डाल दें और ब्रेन का जो पानी है वो पेट के रास्ते से निकलता रहे, तो उसमें विद इन डेज इंप्रूवमेंट आ जाती है। सही। तो वो अल्जाइमर्स नहीं है, ठीक। वो ऐसा मरीज नहीं है जो ठीक ना हो सके। ठीक। तो लाजमन खुद कभी भी फैसला ना करें, एग्जैक्टली डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि एग्जैक्ट डायग्नोसिस हो कि कौन सी टाइप का डिमेंशिया है, क्या ट्रीटेबल है या जस्ट हमें इसको सपोर्ट करनी चाहिए। तो इस चीज को जब भी 60 की एज 50 की एज के बाद ऐसे सिम्टम्स आना शुरू हों तो मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर ताकि आप उसको देखें। यंग पेशेंट्स को मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ बार बार डॉक्टर्स के पास ना जाएं, वर्कआउट करें, अपना खुद वर्कआउट करें, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाएं, अपने घर को टाइम दें, फैमिली को टाइम दें, नींद पूरी करें, बिला वजह के डिप्रेशन सर पे सवार ना करें। जो होना है वो होके रहता है, जो नहीं होना वो कभी नहीं बहुत होगा। खूबसूरत बात की। ज़्यादा हम बात करें यंगस्टर्स की तो उनको मसाइल ही ये आते हैं कि पता नहीं आगे क्या बनना है, जॉब के इशू है, फलाना है, फ्यूचर बेस्ट नहीं हो रहा, फ्यूचर को कैसे हम करियर कैसे सेट करें, ये सारी चीज़ों में वो भूल जाते हैं कि दही लेने गए तो कुछ और लेके आ गए। मैं आपको ना इसमें अगर आपके पास टाइम है तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, ये जो करियर ओरिएंटेड, मैं बल्कि आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पे जरूर एक पूरा प्रोग्राम करें। आजकल हमारे यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। मेरे पास एक पेशेंट आई, एक बच्ची आई, फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, प्री मेडिसिन में। उसके फादर मदर साथ थे, वो बड़े परेशान थे कि जी इसके मैट्रिक में इसने टॉप किया था और आई डोंट नो 900 या 1000 के करीब, या जो भी मैट्रिक में हाईएस्ट मार्क्स थे वो कहती है वो लेके आई। अब फर्स्ट ईयर में भी उसके मार्क्स इतने आ गए हैं, अब रिजल्ट आ गया, सेकंड ईयर में अब ये है, तो ये बड़ी परेशान है। और बड़ी मैंने जब उसको थोड़ा देखा, मैं आपको मुख्तसर बताता चलूँ, तो मुझे पता चला कि उस बच्ची को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो उसकी 3-4 कंपेटिटर बच्चियाँ थीं उसने उनसे जीतना था। अब उसे एक ही टेंशन थी कि सेकंड ईयर में मेरा रिजल्ट क्या इनके बराबर आएगा या नहीं। ये काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने उस बच्ची को अपनी एग्जांपल दी, मैंने कहा याद रखना बेटा, मैंने ज़िंदगी में कभी भी मेडिकल कॉलेज तक कभी टॉप नहीं किया, आई वॉज द बैक बेंचर। और मेरे वो क्लास फेलोज जो अगली रोज़ में बैठा करते थे और टीचर्स उनके लिए क्लैपिंग्स किया करते थे, ठीक है, आई डोंट नो वेयर दे आर, एग्जैक्टली, ठीक है, बट द बैक बेंचर इज अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल। आई हैव मैनी एग्जांपल्स। उसकी वजह ये क्या थी कि मैंने अपनी मुकाबला अपने साथ ही रखना चाहिए। मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखा, मैंने ये टेंशंस नहीं ली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त मिसाल दी आपने कि अपना मुकाबला सिर्फ अपने आप से रखें। अजीम राना तो कहते रहते हैं कि मेरा मुकाबला मेरे साथ ही है। आप कंसंट्रेट करें और वर्कआउट करें, हेल्दी लाइफ जिए जी, हंसें खेलें मुस्कुराएं। नाजरीन, नश्र की तलबा ने पाकिस्तान की पहली हाइब्रिड फार्मूला कार तैयार की है और इसी हवाले से आज वो हमारे प्रोग्राम में भी शामिल है, उनसे बात करेंगे। वैसे तो पाकिस्तान में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है और ये टैलेंट बहरहाल हम सुनो पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ नस्र की सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अतीका सदीकी और व्हीकल डायनामिक्स मेंबर नजम उज़्ज़हरा मौजूद। आप दोनों को वेलकम करते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये आइडिया कहाँ से आया और फिर आइडिया को किस तरह से आपने तकमील तक पहुँचाया? हम लोग स्टार्ट किया था हम लोगों ने 2012 में, और वहाँ से एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स का। वहाँ से फिर हमने अब तक 8 व्हीकल्स बनाई हैं और वो सारी कंबशन व्हीकल्स की, लेकिन इस टाइम हम हाइब्रिड व्हीकल बना रहे हैं। वेरी नाइस। तो मुझे ये बताएं कि जब आपने सोचा कि ये काम मैं कर, हम दोनों मिलके या हमारी पूरी टीम होगी आपकी इसमें पूरी, वो मिलकर काम कर रही थी, हाइब्रिड फार्मूला कार ये बनाने में कितनी मेहनत लगी, कितना वक्त लगा और कितना खर्चा भी लगा? हर साल हमारे पास 1 ईयर ही होता है और हर साल नई डिज़ाइन, नई मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसके एंड पे हमें फार्मूला स्टूडेंट कंपटीशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है। अच्छा, आप दोनों से ये सवाल है, ये भी बताइएगा कि बेसिकली ये प्रोजेक्ट है क्या, हमारे नाजरीन को सादा अल्फाज में बताएं। वैसे तो फार्मूला कार सबको पता है, हाइब्रिड फार्मूला कार कैसे ये काम करती है और ओवरऑल इसका पाकिस्तान की इंडस्ट्री में भी कोई फ़ायदा पहुंचेगा इससे? इसको
अच्छा, तो बेसिकली हम एज नर्स स्टूडेंट्स हम एक फॉर्मूला स्टूडेंट टीम का पार्ट है। हम फॉर्मूला स्टूडेंट कंपटीशन होता है यूरोप में अलग अलग जगह पे, हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसका बेसिकली यही होता है कि इंजीनियरिंग जो आप थियोरेटिकल लर्निंग आपकी क्लास में हो रही होती है वो आप इम्प्लीमेंट कर सको प्रैक्टिकली भी, और आप मतलब स्टूडेंट्स उसको आफ्टर स्कूल आवर्स मतलब कर रहे होते हैं। और मेरे के लाइक ये है कि जो स्टूडेंट यहाँ से सीख कर जाते हैं फिर वो आगे इंडस्ट्रीज में भी मतलब एक बेहतर इंजीनियर के तौर पे काम करते हैं। अतीका एंड नजमू ज़ाहरा, ये भी बताइए कि वैसे तो ज़्यादातर लड़कों को इस तरह के शौक होते हैं कार रेसिंग के या गाड़ियों के, ख़वातीन में ये शौक कम ही पाए जाते हैं, क्या ऐसा है? जी, ऐसा बहुत है और हमारी टीम में भी काफ़ी गर्ल्स हैं जो बहुत इंटरेस्ट से और बहुत पैशन से काम करती हैं। अच्छा अतीका, इस सारे मिशन में आपका बतौर जो किरदार था वो सीनियर मार्केटिंग एग्जेक्टिव के तौर पर आपने निभाया। सारी जो मेहनत थी, क्या रोल था आपका, वो सब बताएं। एज अ मार्केटिंग मेंबर मैं डिज़ाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ हूँ ज़्यादातर। एंड ऑन द स्पॉन्सर साइड हमारे पास काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स हैं जैसे PSO, मिडास एंड टेस्ला। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमने उनकी स्पॉन्सरशिप एक्वायर की। तो अभी Very फ्यूचर nice. गोल्स क्या है? आप मजीद किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या इस प्रोजेक्ट को किसी बड़े लेवल पर लेके जा रहे हैं? जी, हम लोग वी आर ऑप्टिंग फॉर स्टेम एजुकेशन इन स्टूडेंट्स। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ नहीं स्कूल्स में जाके जो है स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग एजुकेशन स्टेम से रिलेटेड देते हैं ताकि वो भी इस चीज़ से फैमिलाइज हो जाएं और उनमें भी इस नॉलेज का मतलब भी आम हो जाए। अच्छा, अब अतीका एंड नजम, आप दोनों से एक सवाल मेरा ये है कि आप दोनों एक नौजवान तालिबे इल्म, कह लें कि यंग स्टूडेंट्स हैं आप दोनों, तो ये बताइएगा कि पाकिस्तानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? बहुत ब्राइट फ्यूचर हम देख रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि नॉट जस्ट जैसे हम नर्स फॉर्मूला स्टूडेंट पहली टीम थी फ्रॉम पाकिस्तान जिसने लाइक फॉर्मूला स्टूडेंट कंपटीशन में 2012 में जाके पार्टिसिपेट किया। उसके बाद से हम कई यूनिवर्सिटीज़ में देख रहे हैं, NED हो गया नर्स के दूसरे कैंपसेस हो गए, उसमें भी इस तरह की टीमें हमारे अपने कैंपसेस से 2 टीम फॉर्मूला। ठीक है नजम, ज़ाहरा और अतीका हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। सूरह पाकिस्तान की पूरी टीम आपको मुबारकबाद पेश करती है। मजीद आगे बढ़े, कामयाब हो, पाकिस्तान का बहुत अच्छा नाम लगता है कि फख्र से बुलंद करें। पाकिस्तान की यंग स्टूडेंट्स जब इस तरह से आगे आती हैं, वो इस तरह से काम करती हैं पाकिस्तान के लिए, तो इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव एंड वेरी गुड थिंग। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक अहम सोशल इशू की। आजकल के दौर में मियाँ बीवी के दरमियान एक मिसाली ताल्लुक का फुकदान दिखाई देता है। दोनों के दरमियान गहरी बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बहुत घरेलू मसाइल पैदा होते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ खूबसूरत और मिसाली ताल्लुक कैसे बनाएं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीरत स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब। डॉक्टर साहब वेलकम करते हैं आपको, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है? आइडियल वाइफ, आइडियल हस्बैंड। इसमें रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का उन्वान जो है, अगर इसको सही अंदाज में समझ लिया जाए और फिर अमली तौर पर इसको ज़िंदगियों में शामिल कर लिया जाए तो शायद ये मुआशरा जो है ये ही जन्नत बन जाए। हम जानते हैं कि मुआशरे की बुनियाद घराना है और घराने की जो बुनियादी रूह है उसका नाम निकाह यानी मियाँ बीवी का रिश्ता है। हमारे यहाँ निकाह के ज़ैल में, जैसे हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे आपस में ऑफ एयर जब थे उस वक्त भी, कि होता ये है हमारा मामला कि हमें पैदाइश के लम्हे से जैसे ही बच्चा पलना बढ़ना शुरू होता है तो माएँ उसके लिए चाँद सी दुल्हन का ख्वाब देखना शुरू कर देती हैं और उसको ख्वाब दिखाना शुरू कर देती हैं। इसी तरह बेटियों को ये एहसास दिलाया जाता है कि उम्र के ख़ास हिस्से में जाकर एक शहज़ादा आएगा और वो आपको ले जाएगा और आप उसकी ज़िंदगी की सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी होंगी और सारी आपकी ज़िंदगी में जो कमी है, कोताही है, कमज़ोरी है, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है, इससे एक फैंटेसी यकीनन क्रिएट होती है और इस रिश्ते के साथ एक रग़बत और ताल्लुक़ भी कायम होता है। लेकिन जहाँ ये सारा एहतमाम किया जाए, जहाँ बच्चों के और बेटियों के बिलखुसूस पैदाइश के वक्त से ही उनके लिए असबाब जो हैं वो इकट्ठे करना शुरू कर दिए जाते हैं कि ज़िंदगी में इनके लिए जहेज़ के नाम पर इनको ये तोहफ़े दिए जाएं, इनकी ज़िंदगी जो है उसको आसान बनाने के लिए होमवर्क किया जाता है, प्लानिंग की जाती है और हम बच्चों की पैदाइश से उनकी एजुकेशन के हवाले से काम करना शुरू करते हैं। वहीं मैं हैरान होता हूँ कि मुआशरे के अंदर वालिदैन को ये क्यों नहीं ख्याल आता कि उन्हें अपने बच्चों की ज़िंदगी का जो सबसे बुनियादी पहलू है, जिससे सबसे ज़्यादा राहत उनको मैसर आनी है,
उस रिश्ते के क्या तकाजे हो सकते हैं, उस रिश्ते को निभाने के हवाले से जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाना है। बिल्कुल। और फिर सबसे अहम कि इन सारे रिश्तों के अंदर, क्योंकि जब उस वक्त तक कई रिश्ते उससे पहले आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, वालिदैन की शक्ल में, बहन भाइयों की शक्ल में, कज़न्स की शक्ल में, वर्किंग कुलीग की शक्ल में, बिजनेस पार्टनर्स की शक्ल में। अब होता क्या है कि ये बहुत रिश्तों के बाद रिश्ता आपकी ज़िंदगी में दाखिल होता है, तो आपने उससे पहले के सारे रिश्तों के साथ इस नए रिश्ते के अंदर दाखिल होते हुए कैसे तवाज़ुन कायम करना है। मैं ये समझता हूँ अगर ये मुआशरे में किसी अंदाज में इसकी एक तरबियत जो है और इस पर बात होना शुरू हो और घरानों में इस पर बात होना शुरू हो। देखिए हम अब अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में लोग अपनी बेटियों और बेटों दोनों से मशावरत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको ज़िंदगी में आगे चल के किस तरह का जीवन साथी दरकार है। जब हम इतनी तफसील से खुल के बात कर सकते हैं तो वहाँ हम इस एतबार से किस रिश्ते को खूबसूरत कैसे बनाना है, ये जो अल्लाह ने एक फितरी तौर पर खुशी का, राहत का ज़रिया बनाया है, उस रिश्ते को और मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसके हवाले से क्यों बात नहीं होती। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस पर बात होना शुरू हो जाए और दो घराने हमारा, क्योंकि जो एक सोशल फैब्रिक का उसमें उसका तकाजा ये है कि ज़ाहिरी तौर पर तो दो लोगों के दरमियान ये रिश्ता कायम होता है, लेकिन जब हम इसकी तफसील में जाते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हकीकत में तो ये दो ख़ानदानों के दरमियान एक रिश्ता कायम हो रहा है। दो मुख्तलिफ दुनियाओं के, दो मुख्तलिफ आदात, मिजाज और पस मंज़र और माहौल के लोग इकट्ठे होना शुरू हुए। अब पहली शादियाँ क्यों ज़्यादा कामयाब होती थी, एक बुनियादी तकाजा जो हमें समझना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रिश्तों को अल्लाह ने राहत का ज़रिया बनाया है। मैं समझता हूँ ये सबसे बुनियादी मियार है किसी भी रिश्ते को गेज करने का, उसका पैमाना जिससे उसको देखा जा सकता है कि ये एक हेल्दी रिलेशनशिप है या नहीं है। कि अगर वो रिश्ता आपके लिए राहत का ज़रिया है तो इसका मतलब ये है कि आप एक सही सिमत में हैं और ये रिश्ता सही अपने तकाज़ों की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहा है। अब आप देखें कि इन सारे रिश्तों में जो सबसे ज़्यादा राहत का ज़रिया अल्लाह ने रिश्ता बनाया था, क्या आलमिया है कि बतदरीज सोसाइटी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता अब यही रिश्ता सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। जी। हम ये देखते हैं कि आज से कुछ वक्त पहले तक भी यकीनन उस वक्त के जो कपल्स थे, जो नए इस रिश्ते में आने वाले लोग थे, उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था, उनकी भी कई महरूमियाँ होंगी, कई जगह पे नाइंसाफ़ी होती होगी, लेकिन वो शादियाँ क्यों कामयाब हुआ करती थी उसके पीछे, हालांकि उनकी कोई मेंटल कंपैटिबिलिटी भी उस लेवल की नहीं थी, उनके दरमियान उस तरह की ज़हनी अमांगी भी नहीं हुआ करती थी, मुकालमा भी इतना उस तरह का बेतकल्लुफ़ नहीं था जैसे आज हमारे नौजवान बच्चों और बच्चियों के दरमियान होता है। मामला क्या है, मैं ये समझता हूँ कि उसके पीछे सबब ये है उनकी कामयाबी और आज निस्बतन इसके अंदर जो बड़ा चैलेंज दरपेश है या किसी दर्जे पे नाकामी, जो रिश्ता कमज़ोर होता जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सबब जो है वो दोनों ख़ानदानों का जो मामला है ना वो है। यानी पहले होता क्या था कि जब एक घराने के अंदर एक बच्ची आया करती थी, ब्याह के आती थी और उस ख़ानदान का हिस्सा बनती थी, तो ख़ानदान में मौजूद पहले से जितने रिश्ते होते, उस लड़के के साथ जितने वाबस्ता मोहब्बत के, कुर्बत के रिश्ते थे, उसके वालिदैन, उसके बहन भाई, अजीज़ व अकारिब, वो सारे के सारे दोनों तरफ से के जो रिश्तेदार हैं वो इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए उन दोनों के लिए मुआविन और मददगार हुआ करते थे, उनके लिए हेल्पिंग हैंड के तौर पे होते थे, उनके लिए कुशन क्रिएट करते थे, उन्हें एक दूसरे के करीब आने के लिए, जिसे कहते हैं जब उनके दरमियान कहीं कोई डिसएग्रीमेंट होता, किसी मामले में कोई तनाज़ा आता तो वो लोग एक छाँव कर लेते और उनको एहसास ही ना होने देते। यानी आप ये देखें ना कि वो ये जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, आपसे चंद बरस पहले, चंद दहाइयाँ पहले तक मामला ये था कि बच्चे लोगों की शादियां होने के बाद उनके बच्चे जवान हो जाने तक उन्हें उस तरह जिम्मेदारियों का बोझ महसूस नहीं होता था। सबब ये होता था कि दादा दादी, नाना नानी, फूफी चाचा, जी हाँ, वो सारे के सारे गोया वो एक जो रिश्ता है उसको मजबूत करने के लिए दो घराने अपनी पूरी दयानतदाराना कुव्वत जो है उसके ऊपर लगा देते थे। अब क्या ये जो हमने एक नाम नेहाद आज़ादी और प्राइवेसी के नाम पर अपने आप को अपने ख़ानदानों से थोड़ा कम दूर करना शुरू कर दिया, ख़ानदान से मुराद वो जो साबका आपके रिश्ते हैं उनसे दूर करना शुरू कर दिया है, और एक न जाने कहाँ से एक माइंड सेट डेवलप कर दिया गया है दोनों की तरफ से कि भाई आपका रिश्ता तभी खुशहाल रह सकता है जब आप साबका सारे रिश्तों से अपने आप को डिसएसोसिएट कर दें। यानी बेटी को जो शादी होके आती है, न जाने कहाँ से उसके लाशऊर में एक बात आ जाती है कि अगर वो उस शख्स को उसका दिल जीतना नहीं चाह रही होती अपने शौहर का, वो मामला यूं नजर आता है कि जीतने से ज्यादा उसको फतह करने के मामले में होती है। और लड़के का मामला ये होता है कि उसके लाशऊर में पूरी सोसाइटी ने, बड़े जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ कि वालिदैन समेत पूरी सोसाइटी ने उसके जहन में ये बिठा दिया है कि ये जो खातून तुम्हारे निकाह में आ रही है ना,
ये तो तुम्हारे गुलाम के तौर पे है, तुमने अब इस पर हुकूमत करनी है। तो ये जो हुकूमत करने का वो है ना, अगर हम हुकूमत करने की बजाय इस रिश्ते में एक दूसरे के दिल जीतने का एक जरिया और उस पर मेहनत करना शुरू करें तो शायद ये रिश्ते जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा राहत का जरिया बनना शुरू हो जाए। और हमारे साथ जो जुड़े हुए बाकी रिश्ते हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाया करती है और उन्हें यानी आने वाली बेटी को ये तसव्वुर करना चाहिए कि ये 20, 22, 25 बरस इसने एक ख़ास माहौल में गुजारा है, इसका अपने मामलात हैं, इसके अपने मसाइल हैं, ये अपनी आदात अतवार के साथ एक ज़िंदा इंसान है जो हमारे मुआशरे का हिस्सा बनने जा रहा है। सो उसे उसकी आदात के साथ एक कुशन दिया जाना चाहिए, गुंजाइश दी जानी चाहिए ताकि उस माहौल का हिस्सा बने। डॉक्टर साहब कि अगर मियाँ अपनी बीवी की केयर करना शुरू कर दे फैमिली के सामने तो उसे अच्छा नहीं समझा जाता, कहा जाता है ये तो शर्म ही नहीं है कि बीवी की केयर कर रहा है हमारे सामने, और भाई ये तो बहुत बुरी बात है। अब आप ये देखें ना, हमारे मुआशरे का तो माजरत के साथ ये हाल है कि बीवी के अलावा बाकी 3-4 और ख़वातीन की केयर करता रहे तो उस पर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बीवी की अगर वो केयर करना शुरू कर देगा तो मुआशरे के अंदर उसे शर्म दिलाई जा रही होगी, एहसास दिलाया जा रहा होगा। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, जिस रसूल के आप और मैं मानने वाले हैं, उनका तो आलम यह है कि वो मुआशरा जहाँ आज भी देखें ना, हम अपने अहबाब के अंदर अपनी अज़वाज, अपनी बेगमात के नाम लेकर उनकी खूबी बयान नहीं करते। उस मुआशरे का अंदाज़ा लगाएं जो इतना तंग नज़री पर मबनी मुआशरा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज की जो खूबियाँ हुआ करती थी उनका नाम लेकर अपने अहबाब के दरमियान बयान किया करते थे। किसी का अगर पकवान बेहतर था तो उसके नाम से उसके पकवान की तारीफ़ की जाती थी। अगर किसी की कोई शख्सी क्वालिटी ऐसी है जो मुआशरे के अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकती है, बाकी लोगों के लिए एक निशान मंजिल हो सकती है, एक सीखने का ज़रिया हो सकती है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम के साथ, अच्छा न सिर्फ उनकी खूबियों का तज़किरा होता है, इतराफ़ होता, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो अपनी अज़वाज के साथ मामला इस अंदाज का था कि हुजूर उनकी ऐसी आला अरफा नाज बरदारी फरमाया करते, अल्लाह का रसूल होने के बावजूद जिन्हें अल्लाह की बराह रास्त हिदायत में जो मुशावरत मैसर थी, उनका आलम यह था कि वो अपनी ज़िंदगी के बहुत छोटे छोटे मामलात से लेकर बहुत बड़े मामलात तक, हत्ता कि जंगों के फैसलों तक में मुशावरत के लिए अपनी अज़वाज के साथ जो है वो कंसल्ट किया करते थे। हमारे मुआशरे में क्यों हम इसको एक ऐब समझना शुरू कर देते हैं कि अगर शौहर जो है वो बीवी से अपनी ज़िंदगी के मामलात में कोई मुशावरत करना शुरू करे तो हम ये कहते हैं कि शायद ये बड़ा कमज़ोरी जो है इसका हल जो हमें नज़र आया वो ये है कि प्यार मोहब्बत बांटें, और जैसे आपने कहा जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो चीज़ को लेकर चलता था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने समझाया। आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक्स के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।